नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम यूपी डबल एस सी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस करा रहे हैं जीएस के सब्जेक्ट का, क्योंकि यूथ कंपटीशन की बुक है जिसमें हम 2015 से लेके अभी तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसकी 18 क्लासेस हो चुकी हैं पहले। ये किसी मित्र ने अगर पुरानी क्लासेस नहीं देखी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है यूपी डबल एस सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से। वहाँ पे जाके आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। हम डेली 15 क्वेश्चन को करते हैं, विथ एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसके साथ साथ हम और अन्य रिवीजन का भी काम करते हैं। आप इसको पढ़ते रहिए और अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिए, तो आपको यूपी डबल एस सी के कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे आगामी कोई भी पेपर आने वाला, चाहे यूपैट का पेपर हो, चाहे वीडियो, चाहे लेखपाल का नई वैकेंसी जो आने वाली है उसके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। अगर आप सभी मित्रों में से कोई टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ने ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करके रखिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है सर्वप्रथम वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है वीडियो बनाने से पहले। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई मित्र वीडियो की तैयारी कर रहा है या बीपीओ की तैयारी कर रहा है या जूनियर स्टैंड की तैयारी कर रहा है तो आप हमारे पेड ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल फीस पे है और जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिलता है, साथ में मॉक टेस्ट भी उसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, बीपीओ का तो मॉक टेस्ट डाल भी दिया गया है, जूनियर स्टैंड का पेपर जब आएगा उसके पहले आपको मॉक टेस्ट उसमें डाला जाएगा। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर वहाँ नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आपको बैच में ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, तो 18 क्लासेस हो चुकी हैं। 18 क्लासेस होने का मतलब है कि लगभग 270 या 60 के करीब क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। ठीक है, अब उसके आगे हम बढ़ने वाले हैं। 15 क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 270 करीब क्वेश्चन हो चुके हैं। देख लेता हूँ एक बार मैं। लगभग हाँ 270 करीब क्वेश्चन हो चुके हैं। ये हाँ 270 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, आज 271वां नंबर क्वेश्चन है, जो कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है? जीमेल, आईक्लाउड मेल, याहू मेल, आउटलुक। तो कौन सी सेवा की जाती है? आउटलुक की जाती है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा आउटलुक ईमेल सेवा संचालित की जाती है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट का एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन सॉफ्टवेयर सिस्टम है। इसका उपयोग मुख्य रूप से व्यवसायों के लिए ईमेल क्लाइंट के रूप में लोकप्रिय होने के बावजूद आउटलुक में कैलेंडरिंग, कार्य प्रबंधन, संपर्क प्रबंधन, नोट टेकिंग, जनरल लॉगिंग और वेब ब्राउजिंग जैसे कार्य भी शामिल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 272, यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में संवेदनशील या गोपनीय डेटा है तो आप फाइल को एनक्रिप्ट कर सकते हैं और इसे डैश से सुरक्षित कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन से, पासवर्ड से, पब्लिक से या प्रोटेक्ट से, तो आपको पासवर्ड डाल सकते हैं अगर कोई सीक्रेट डेटा है तो। ठीक है, जब आप किसी पावर पॉइंट को सुरक्षित करना चाहते हैं तो आप प्रेजेंटेशन में पासवर्ड को सुरक्षित कर सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 273, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर अंतर्वस्तु की तालिका बनाने में सक्षम है? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, हाइपरलिंक, मेल मर्ज या स्टाइल्स? तो कौन है? स्टाइल्स है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में एक विशेषता स्टाइल होती है जो डॉक्यूमेंट के शीर्षकों के आधार पर सामग्री की तालिका बनाने में सक्षम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 274, एआई एप्लीकेशन को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती है? पाइथन या लिस्प, पर्ल या प्रोलॉग? तो कौन सी भाषा यूज नहीं की जाती है? पर्ल भाषा यूज नहीं की जाती है। ठीक है, उपयुक्त की गई भाषा में पर्ल का उपयोग आमतौर पर एआई में नहीं किया जाता है। लिप्स और प्रोलॉग दो भाषाएं हैं जिनका व्यापक रूप से एआई में प्रयोग किया जाता है और पाइथन का उपयोग भी एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 275, सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? किसी पोस्ट के लेखक की पहचान करने के लिए, आसान खोज के लिए, कीवर्ड्स या विषयों को चिन्हित करने के लिए, पोस्ट को उनकी भावना के आधार पर वर्गीकृत करना, किसी पोस्ट में व्यंग्य का विडंबना दर्शाने के लिए। तो आसान खोज के लिए कीवर्ड्स या विषयों को चिन्हित करना ही हैशटैग कहलाता है। ठीक है, हैशटैग का इस्तेमाल सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी साइट्स पर किसी फोटो, वीडियो, पोस्ट, कमेंट या इवेंट्स को आदि को सर्च करने के लिए किया जाता है। इसका अर्थ टैगिंग से है। अगर आप अपनी किसी पोस्ट को इवेंट्स मैसेज के आगे
हैशटैग लगा दें तो उसका उस हैशटैग पर क्लिक करने पर उस पोस्ट से जुड़ी सारी जानकारियाँ उसी पेज पर मिल जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 276, साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है? जीरो डे अटैक, DDoS अटैक, स्पीयर फिशिंग अटैक या बोटनेट अटैक? तो वो बोटनेट अटैक। ठीक है, बोटनेट अटैक एक साइबर हमला होता है जिसमें एक बड़ी संख्या में संक्रमित कंप्यूटर्स एक साथ किसी लक्षित नेटवर्क या सिस्टम पर हमला करते हैं। इस संक्रमित कंप्यूटर को बॉट्स कहा जाता है। बॉट्स होते नहीं, मैसेज आता है अपने आप। बॉटनेट अटैक मुख्य उद्देश्य नेटवर्क की आइडेंटिटी की कमी में डालना है, डेटा चोरी या नुकसान पहुंचाना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 277, IoT उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? फाइबर ऑप्टिक्स का, ब्लूटूथ का, USB का या ईथरनेट का? तो इसका प्रयोग किया जाता है, ब्लूटूथ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, IoT उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग किया जाता है। ब्लूटूथ बेतार वायरलेस संचार के लिए एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को डैश कहा जाता था, गैलीलियो कैलकुलेटर, पास्कलाइन या ओपरेट्स? तो पास्कलाइन कहा जाता है। ठीक है, पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को पास्कलाइन कहा जाता था जो 1642 में ब्लेज पास्कल द्वारा आविष्कार किया गया था। यह डिवाइस अंगगणितीय कार्यों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। ठीक है, के मीन्स एल्गोरिज्म एक डैश एल्गोरिज्म है, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग? तो कौन सा है एल्गोरिज्म? तो यह अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। देखिए कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, जूनियर स्टैंडर्ड 1262 में पूछा हुआ है, जिसका पेपर पिछले साल 27 अक्टूबर को अगस्त को हुआ था। ठीक है, इसमें भी मेरा हुआ है। के मीन्स एक आपसी समूह में डेटा को वर्गीकृत करने के लिए एक मशीन लर्निंग एल्गोरिज्म है जिसमें डेटा से कुछ समूहों को विभाजित किया जाता है। यह एक यूनिसर्वराइज्ड एल्गोरिज्म है जिसमें एक पूर्व अनुमानित वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। यह डेटा पॉइंट्स की विशिष्ट गुणवत्ता मापों उपयोग करके उन्हें समूहों में विभाजित करना, जिससे प्रत्येक समूह में एक केंद्रीय बिंदु होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 280, ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेज की सुरक्षा और प्रामाणिकता को सुनिश्चित करने के लिए प्रायः किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, डिजिटल सिग्नेचर, क्लाउड कंप्यूटिंग या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क? तो आपको पता होगा कि डिजिटल सिग्नेचर किया जाता है वेरीफाई करने के लिए ई दस्तावेज को। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग डिजिटल दस्तावेज, ईमेल, संदेश या लेन देन को सत्यापित करने, मान्य करने के लिए किया जाता है। ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेज की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए भी इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 281, त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र में स्थित घड़ियाल मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी वाली नदी अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन सी है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, अचानकमर अमरकंटक जीव मंडल रिजर्व, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान? तो आपको पता होगा सबसे ज्यादा घड़ियाल राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में मिलते हैं। ठीक है, वीडियो में पूछा हुआ है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की स्थापना 1979 में की गई थी। इसकी घाटी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के त्रिबिंदु पर चंबल नदी में 2 से 6 किलोमीटर विस्तारित क्षेत्र में फैली हुई है। यह वन्यजीव अभयारण्य घड़ियालों और पतले मुंह वाले मगरमच्छों के लिए लोकप्रिय है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी सूचीबद्ध में प्रस्तावित रामसर स्थल है। ठीक है, तो मतलब कि पक्षी स्थल भी है और मगरमच्छ और पतले मुंह वाले मगरमच्छ के लिए भी फेमस है। काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? कर्नाटक में, पुडुचेरी में, लद्दाख में या केरला में? तो आपको पता होगा काराकोरम रेंज कहाँ पे है? लद्दाख में, तो वहीं पे अभयारण्य भी होगा। काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में काराकोरम रेंज के पूर्व में स्थित है। यह अभयारण्य चीरू तिब्बती मृग, देखिए काराकोरम किसके लिए प्रसिद्ध है? तिब्बती मृग या चीरू के लिए काराकोरम रेंज अभयारण्य प्रसिद्ध है। तो किसके लिए? चीरू और तिब्बती मृग के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 283, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है? मणिपुर में, सिक्किम में, मेघालय में, असम में? तो आपको पता होगा कि मणिपुर में स्थित है। ठीक है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित लोकटक झील में स्थित है। इस उद्यान का विस्तार 40 वर्ग किलोमीटर है। केबुल लामजाओ नेशनल 1977 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। ठीक है,
आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व भी है? नंदा देवी टाइगर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेवा घाना राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पूछ रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व भी है? तो नंदा देवी, देव घाना राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस या पन्ना। तो टाइगर रिजर्व कौन सा है इसमें से? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान इसमें से टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व भारत का 22वां बाघ अभ्यारण्य है। यह मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित है। इसे 1994 में भारत सरकार द्वारा परियोजना टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। भारत का पहला टाइगर रिजर्व हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। सन 1936 में हैली नेशनल पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। ठीक है, वर्तमान में भारत में 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। वर्तमान में 55 टाइगर रिजर्व हैं। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व 54वां एवं धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व 55वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो देखिए 53वां कौन सा है? रानीपुर, जो कि चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है। 54वां कौन सा? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो यह है मध्य प्रदेश में। और 55वां कौन सा है? 55वां है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जो कि 55वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, वर्तमान में 106 राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, और 55 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि सतमालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? दादर और नगर हवेली, पुदुचेरी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो सतमालिया हिरण अभ्यारण्य दादर नगर हवेली यूनियन टेरिटरी में स्थित है। सतमालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली में स्थित है। इसमें हिरण की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें कई अन्य जानवर जैसे सांभर, चीतक आदि के प्रजातियां भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का ये 15वां क्वेश्चन था, क्योंकि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आपको कैसा लगा क्लास? आप वीडियो में ज़्यादा कमेंट करके बताएंगे और ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा लाइक करेंगे और हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप में से कोई मित्र पिछले 18 वीडियोज़ को नहीं देखें, ये 19वीं क्लास है, आप पिछले 18 वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है UPSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से। आप वहाँ से जाके पहले क्वेश्चन से लेकर अभी तक देख सकते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन रोज डेली कराए जाते हैं, जिसमें विथ एक्सप्लेनेशन आपको क्वेश्चंस कराए जाते हैं। अगर कोई मित्र हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है सर्वप्रथम आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पर ही प्रोवाइड किया जाता है। अगर कोई मित्र यहाँ BPO की तैयारी कर रहे हैं और जूनियर स्टूडेंट 5512 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे पेड ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल फीस में है, जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी का आपको मॉक टेस्ट भी उसी बैच में प्रोवाइड कराया जाएगा। BPO के मॉक टेस्ट 15 मॉक टेस्ट डाल भी दिए गए हैं। बाकी का जूनियर स्टूडेंट का पेपर आने पर आपको मॉक टेस्ट उसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो आप इसके पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं। आप डेली 15 क्वेश्चन के वीडियो देखते रहिए। बाकी का आप अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिए, तो आगामी जो भी पेपर होना है, चाहे पैट का पेपर हो, चाहे जूनियर स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी पेपर हो जिसमें GS के क्वेश्चन पूछे जाएंगे UPSSC के लिए, उसके लिए आपको यह बहुत ही लाभप्रद होगा। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़्यादा कमेंट करके बताएंगे, ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा लाइक करेंगे, हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।